हेलो हेलो एवरीवन। दिस इज़ वीरेंद्र कुमार मीना एंड मैं राजस्थान की संस्कृति और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस से संबंधित नोट्स और स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। आज मैं अपने मेरे लिए भी एक नई जर्नी है, तो मैं इस नई जर्नी को आज शुरू करने जा रहा हूँ। तो मुझे आप सब लोगों का साथ भी चाहिए और मैं आप सब लोगों का साथ दूंगा भी। तो फ्रेंड्स, जब राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात हम करते हैं तो मैं आपको दो चार चीज़ें आपको बता दूं कि राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसमें से जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं वो जहाँ से पूछे जाते हैं हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। बनिस्पत की ऐसी जो चीज़ें हैं जो जिनमें से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं और उनका मटेरियल बहुत ज़्यादा है, तो उनके ऊपर भी हम ध्यान देंगे, लेकिन जो अपना एम्फेसिस जो फोकस रहेगा वो पूरा का पूरा उन चीज़ों पे ज़्यादा रहेगा जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और वो चीज़ें कौन सी हैं वो मैं आपको इस लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको बता देता हूँ। वो चीज़ें हैं, एक तो प्राचीन भारत जिसमें कुछ सभ्यताएं वगैरह होती है, वहाँ से हमेशा एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्राचीन भारत की बात आ गई। प्राचीन राजस्थान की विभिन्न जो सभ्यताएं हैं, जो जैसे बैराट हो गई, कालीबंगा हो गई, बहुत सारी सभ्यताएं हैं, उनमें से हम उन सभ्यताओं को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। और जो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम अच्छे से मतलब कवर करेंगे, और जो थोड़ी कम इम्पोर्टेंट है उसको थोड़ा कम महत्व देंगे और उसका ध्यान कम दिया जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। देंगे, लेकिन जो वहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट जगह है, वहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहीं से ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरुआत कर लेते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बता रहा था कि प्राचीन राजस्थान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर हम संस्कृति पे आएंगे, है ना। संस्कृति ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है संस्कृति। संस्कृति के अंदर जो है वन सेकंड, हाँ अब ठीक है। संस्कृति के अंदर देखो, हम नृत्य, लोक नाट्य, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र, विभिन्न प्रकार के किले, मंदिर, और जो लोक नृत्य हैं और चित्रकलाएं हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ेंगे। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक प्रजामंडल आंदोलन और किसान आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे इसमें कि कौन सी चीज़ बीच में जो रह जाती है, कि विभिन्न रियासतों का जो है जो इतिहास है, जैसे जयपुर के कछवाहा वंश, मेवाड़ का गुहिल वंश, अजमेर का चौहान वंश, इस तरह के जो हैं जो वंश वगैरह है, इनसे रिलेटेड इन वंशों की जो है इतिहास है, वहाँ से आजकल कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहाँ पे भी जो एक्सपर्ट हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत दिन हो गए राजस्थान अध्ययन करते हुए, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया है उस चीज़ का कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती है जो राजस्थान के इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, हम उनके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम श्री गणेश करते हैं राजस्थान की जो सामान्य ज्ञान है उसका प्राचीन सभ्यताओं से है, ठीक है। अब प्राचीन सभ्यताएं क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पहले ये समझना ज़रूरी है कि सभ्यताएं क्या होती हैं। आज भी एक सभ्यता है, और जिसे अपन आधुनिक सभ्यता बोलेंगे। उसके पहले मध्यकालीन सभ्यताएं भी हुआ करती थी, और प्राचीन सभ्यताएं उससे पहले हुआ करती थी, ठीक है। जैसे आज हम रह रहे हैं, इन मकानों में रह रहे हैं, किस तरह का भोजन कर रहे हैं, किस तरह का अपन वेशभूषा है, क्या हमारी जीवन शैली है, ठीक है, किस तरह के भाषा का अपन उपयोग कर रहे हैं, और मतलब
एक जो मनुष्य जानवर से जो अलग करती है ना, वो सभ्यता ही होती है। संस्कृति और सभ्यता ये दोनों ऐसी चीज़ हैं जो एक जानवर को जो है मनुष्य को जानवर से अलग करती है। ठीक है, तो हुआ ऐसे करता था। आप इसको इजी वे में आप समझो अगर, तो जैसे कि आज हम सबके मकान हैं, घर हैं अच्छे खासे। ठीक है, फिर बाद में कुछ होता है ऐसा, जैसे मान लो कि एक डेजर्ट का तूफ़ान आया और ये सब एक मिट्टी का रेतीला तूफ़ान आया और इस सब को ढक दिया। ठीक है, और हम लोग भी इसमें दब गए और मर गए यूँ मान लो। तो अब क्या होगा कि जब नेक्स्ट जो ये तो दब गए, यहाँ पे तो ऊपर टीला बन गया और टीले के नीचे अपने मकान दबे हुए हैं, अपनी हर एक वस्तु दबी हुई है। ठीक है, अपनी टेबल, कुर्सी, पलंग, पंखे, एसी, कूलर सब। अब मानो कि आज से 5,000 साल बाद कोई मानव जाति या कोई भी प्रजाति, कोई भी एलियन मान लो, कोई भी हो, वो यहाँ पे आए और इसको खोदे। ठीक है, तो उन्हें ये सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। तो वो क्या करेंगे, इसे अच्छे से खोदेंगे। खोद के वो देखेंगे कि ये कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते थे आज से पहले 5,000 साल पुरानी सभ्यता में, या 2,600 साल, 500 साल, जितनी भी पुरानी वो सभ्यता होगी उसमें। तो दोस्तों ये चीज़ ही मैं आपको बताना चाहता था कि इस तरह से एक सभ्यता जो होती है, प्राचीन सभ्यताएं हैं, उनको हमें इस तरह से देखना चाहिए कि वो थी, फिर वो एक्सटेंट हो गई, मतलब वो पहले नहीं थी, फिर वो एक सभ्यता का शुरुआत हुई, फिर उस सभ्यता ने फलना फूलना शुरू किया और फिर वही सभ्यता दब गई और मतलब नष्ट हो गई। ठीक है, नष्ट होने के उपरांत जब अन्य कोई दूसरी सभ्यता, आधुनिक सभ्यता उस पर पनपी, तो वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने उसे खोदना शुरू किया और उन्हें कुछ नई नई चीज़ें प्राप्त हुई। जैसे आज अगर दब जाते हैं तो अपने को टेबल कुर्सी मिलेगी, लेकिन पहले उनके जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी वो हमें वहाँ से प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं बैराट की सभ्यता से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सभ्यताओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ एक तो ये होती है, इम्पोर्टेंट क्या, कॉमन चीज़ बोलूँगा इसको मैं, कि वो सभ्यता जो जितनी भी सभ्यताएं में एक कॉमन चीज़ होती है, एक नदी के किनारे होती है। नदी क्या है, एक पानी का या जल का स्रोत है। जल ही जीवन है, ये तब भी जो है मतलब महत्वपूर्ण थी ये बात, और आज भी ये चीज़ लागू होती है। ठीक है, एक सुरक्षा की दृष्टि से भी जो इम्पोर्टेंट जगह होती थी, सामरिक स्थल होता था, वो वहाँ पे होती थी ये सभ्यताएं। ठीक है, तो हाँ, हेलो, हाँ, तो फ्रेंड्स, अब सभ्यताओं में हम एक तो ज़िला होगा। ठीक है, राजस्थान के 33 ज़िले हैं, उनमें से एक कोई भी ज़िला होगा जहाँ पे वो सभ्यता होगी। तो दोस्तों बैराट सभ्यता की अगर बात करते हैं हम, तो ये जयपुर ज़िले में स्थित है। नदी जो मैंने कहा था कि एक कॉमन फैक्टर होगा, तो बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। हाँ, एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हर सभ्यता के अंदर, कि उसमें कौन से धातु का यूज़ हुआ था, कौन से पत्थर का यूज़ हुआ था। अगर देखो पत्थर का यूज़ हुआ था तो वो पाषाणकालीन हो जाएगी, और धातु में अगर लोहे का यूज़ हुआ था तो लोह युगीन, और तांबे का अगर यूज़ हुआ था तो ताम्र युगीन। ठीक है, यानी कि उस समय के जो औजार और हथियार हुआ करते थे, या उस समय इन धातुओं का उपयोग हर मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों को बनाने में किया जाता था। तो बैराट जो थी वो लोह युगीन सभ्यता थी। लोह युगीन सभ्यता अगर थी तो हम इससे एक आइडिया ये लगा सकते हैं कि ये सभ्यता नवीन सभ्यताओं के अंदर मानी जाएगी, क्योंकि पहले पत्थर का युद्ध शुरू हुआ था, फिर तांबे का, फिर कांसे का, या कुछ लोग बोलते हैं कि पहले कांसे का, फिर तांबे का, और फिर बाद में लोहे का। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बाकी सभ्यताएं, जो तांबे की सभ्यताएं, जो ताम्रयुग की सभ्यताएं होती है, उनसे नई सभ्यताएं होती है जिनमें लोहे का उपयोग होता है। इसका जो कुछ प्राचीन नाम भी होगा, विराटनगर, मत्स्य जनपद की ये राजधानी थी। ठीक है, और अब क्या होता है कि जब इसकी खुदाई चालू की तो हमें जो महाभारत एक ग्रंथ है, उससे रिलेटेड कुछ साक्ष्य हमें यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, महाजनपद काल जो उसके बाद की घटना है, उसमें गुप्त, हर्ष आदि, ये क्या है कि जितने भी काल है ना, ये
जब महाजनपद काल था तो पूरे भारत में 16 मतलब भारत तब अफगानिस्तान से लेके श्रीलंका और इधर बांग्लादेश से भी आगे म्यांमार तक हुआ करता था। तो उस समय 16 जनपद पाए जाते थे। फिर उसके बाद गुप्त डायनेस्टी आई और उसके बाद जो अंतिम हिंदू सम्राट जिसे बोला जाता है भारत का, वो हर्ष था। तो वो आया उसके बाद। ठीक है, हम अब जो भी उन्होंने कार्य किए, जो भी उनसे रिलेटेड, वो भी जो जैसे स्थापत्य कला हो गई और जैसे सिक्के हो गए या कुछ भी अभिलेख हो गए, तो उनकी हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, बैराट से महाभारत कालीन पांडवों के अज्ञातवास की कथा का संबंध है। ठीक है, देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको महाभारत के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है, पांडवों के बारे में, कौरवों के बारे में भी थोड़ी जानकारी है, मान के चल रहा हूँ। तो जो बैराट है वहाँ पे पांडुपौल, भीमताल, भीम डूंगरी, बाणगंगा नदी आदि के संकेत हैं। और एक्चुअली में ये सारे के सारे जो वर्ड है ना, ये महाभारत के जो ग्रंथ है उसमें भी अपने को देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा सकता है कि जो साक्ष्य है ये प्राप्त हुए हैं महाभारत के पांडवों के अज्ञातवास से रिलेटेड, क्योंकि जो महाभारत के अंदर जो पांडवों को कुछ वनवास हुआ था और फिर अज्ञातवास हुआ था। ठीक है, तो वो अज्ञातवास था 1 साल का, और उस अज्ञातवास में वो मत्स्य देश के अंदर ठहरे थे, जो विराट ही है वो। तो वहाँ पे विभिन्न रूपों में वो वहाँ पे रुके थे। किसने मतलब डांस टीचर, जैसे अर्जुन ने डांस टीचर, और युधिष्ठिर था उसने राजा के सलाहकार, भीम ने कोई रसोइये के रूप में, और जो 2 और थे सहदेव और नकुल, उन दोनों ने घुड़साल के अंदर मतलब एक उस तरह का छद्म रूप उन्होंने धारण किया था। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। बैराट में मौर्यकालीन भाबरू शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि बीजक डूंगरी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, मौर्यकालीन भाबरू शिलालेख। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। भाबरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बीजक डूंगरी से। भाबरू शिलालेख कौन से काल का है? मौर्य काल का। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बीजक डूंगरी तो है इसका आंसर, उसके अलावा बैराट भी है। ठीक है, तो इस तरह से एक ही सेंटेंस में 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, 1837 में कैप्टन बर्ट ने भाबरू शिलालेख की खोज की थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसे त्रिरत्न अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, हाँ ये त्रिरत्न अभिलेख, तो बुद्ध, धम्म और संघ जो है, ठीक है, ये अशोक के त्रिरत्न थे। ठीक है, हाँ मतलब बौद्ध धर्म में ये त्रिरत्न माना जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ को, और अशोक ने इस आस्था प्रकट की थी। अब यहाँ पे क्या है कि मौर्य काल की काफ़ी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत की राजनीति में मौर्यंस जो डायनेस्टी थी उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अशोक के जो ग्रंथ है उनका उल्लेख हमें यहाँ पे प्राप्त होता है ना। तो ये है राहुलोवाद सुत, अनागत सुत, भयानी सुत, अलयवासनी सुत, विनय सम्मुखत सुत, थेरी गाथा, मुनि गाथा, मौनय गाथा। इसमें से किसी भी एक ग्रंथ को उठा लेंगे और पूछेंगे कि ये कहाँ प्राप्त हुआ है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे तो अपने बैराट में प्राप्त हुआ है। तो ये इसको आपको ध्यान कर रखना है। स्वयं को प्रियदर्शी कहा है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। जो ये शिलालेख प्राप्त हुआ है भाबरू शिलालेख, इसकी भाषा जो है वो प्राकृत है, और जो लिपि है वो ब्राह्मी है। 1871 में एक अन्य जो एक विद्वान था कार्लाइल नाम से, उसने भीम पहाड़ी से अशोक के एक खंडित शिलालेख की। वो तो बीजक डूंगरी थी, यानी बीजक पहाड़ी थी, भीम पहाड़ी है। तो 1871 में एक जो विद्वान था कार्लाइल नाम से था। हाँ, तो ये क्वेश्चन बन सकता है, कार्लाइल पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसने 1871 में शिलालेख की खोज की थी। अब बैराट से रिलेटेड करके, आप बैराट जब याद आए तो आपको कार्लाइल याद आना चाहिए, कैप्टन बर्ट याद आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है। इस प्रकार बैराट से अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए। कौन कौन से शिलालेख? तो खंडित शिलालेख, एक कौन सा? भाबरू शिलालेख। भाबरू ग्राम के आधार पर उसका नाम भाबरू शिलालेख था। इसमें कोई बताने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, भाबरू शिलालेख के नाम पे उसका नाम। ठीक है, और बैराट में
जो गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के अलंकृत रूप जो है शंख लिपि, उसका भी हमें ये शय लिखा नहीं गया है, शंख लिपि है इसका नाम। अलंकृत रूप ये है कि कोड भाषा में इनक्रिप्टेड है ना, कि हर कोई उसको पढ़ ना पाए। तो ये शंख लिपि एक नई ईजाद की थी जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने, कि आक्रमण से बचने के लिए, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह विचरण करते थे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। हर्षकाल में जो ह्वेनसांग, जो यात्रियों का राजकुमार, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ह्वेनसांग, वो भी यहाँ पे आया था। ह्वेनसांग, ये क्वेश्चन बनता है, चीन का यात्री था और ये क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग की जो है सीयू की, ये क्वेश्चन बनता है एक। हीनयान नहीं बनता, लेकिन ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि एक तो ये ध्यान होना चाहिए आपको कि ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी में बैराट के हीनयान धर्म और कुछ बौद्ध विहारों के चित्रों का उल्लेख किया है। यानी कि उसने कहा कि हीनयान धर्म, जो हीनयान शाखा थी बौद्ध धर्म की, वो हमें बैराट से प्राप्त होती है। और बौद्ध विहार और चैत्य, थोड़ा बहुत आपको बता दूँ, विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं और चैत्य जहाँ पे वो जो पूजा स्थल होता है उसे बोला जाता है। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा विहार में और चैत्य में कि क्या होता है। और अब देखिए, पुरातत्व विभाग जो है महत्व की, यहाँ पे बीजक डोंगरी, भीम डोंगरी और महादेव डोंगरी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमें आहत सिक्के प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के क्या होता है? आहत सिक्के की किसी चीज़ को कूटते हैं ना, आहत करते हैं, मारते हैं, तो पीटते हैं। तो पीट कर कोई सिक्के बनाए होंगे, ठीक है, पीट कर कोई सिक्के बनाए, उसे आहत सिक्के। यूनानी मुद्राएं, मान लो कि यूनान से इस सभ्यता का व्यापार चला करता था। और NPVW, ठीक है, मृद भांड, मिट्टी के जो है पॉट्स हैं, ठीक है, मटके, छोटे मटके आते हैं ना, उन्हें पॉट्स बोला जाता है। ठीक है, NBPW है ना, पॉलिश्ड वेयर नॉर्थ, और बी का मतलब अभी याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, हाँ। और इसकी खोज और इससे रिलेटेड जो दो क्वेश्चन अपने हमेशा पूछे जाते हैं, एक तो कौन सा, कि इसकी खोज कब हुई थी? तो 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी। दूसरी चीज़, इसका जो स्रोत है वो है एक्सकवेशन एट बैराट। खैर ये इजी कर जाता है क्योंकि बैराट का नाम ही आ गया, तो फिर तो बात ही क्या है। ठीक है, लेकिन जो है ना, ये 1936 में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई चालू की थी, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से एक सभ्यता को हम पढ़ सकते हैं, किस तरह से कौन कौन से उनमें टॉपिक अपने को कवर करना है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आगे की सभ्यता है वो अगली सभ्यता में पढ़ाऊँगा आपको, कालीबंगा की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।